नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि दूध का कर्ज चुकाना है। दरअसल ये बात कही जा रही है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के संदर्भ में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अभी तक फसलों पर बोनस मिलता है और आने वाले समय में हमारी सरकार दूध के उत्पादन पर भी बोनस देगी। जनपद में, नगरपालिका में और पंचायत स्तर पर भी अगर आप गौशाला बनाते हैं तो मोहन सरकार पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भूल से भी कोई गौ माता पर कष्ट आया तो उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं जो गौ माता को कष्ट देगा। उन्होंने कहा है कि लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी तक 7,500 गौ माताओं को बचाया जा चुका है और गौ माता को कष्ट पहुंचाने वाले 1,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया है। साथ ही 150 से ज्यादा लोगों पर रासुका लगाई गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिसने भी गौ माता पर निगाह टेढ़ी की उसे मध्य प्रदेश की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। अवसर था अमरवाड़ा विधानसभा के दौरे का, जहां उपचुनाव होना है और यहां सिंगोड़ी हाई स्कूल के ग्राउंड में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमारे भगवान रामकृष्ण के जयकारे से बात शुरू की। उन्होंने कहा कि जयकारे से कांग्रेस को बुखार आता है। ये सियासी बातें भी उन्होंने कही हैं कि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं है, यहाँ गड़बड़ है। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं सियासत को दौर पर। लेकिन बात यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं दुग्ध उत्पादन पर बोनस देने की बात। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दूध के उत्पादन पर सरकार बोनस देगी और गौशाला बनाने में सरकार पूरी मदद करेगी, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये उद्देश्य क्या है और सरकार के पीछे, इसको करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? एक तरफ धार्मिक दृष्टिकोण है, एक तरफ सियासी चश्मा है। हम दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे कि इसका धार्मिक दृष्टिकोण क्या है, इसका सियासी चश्मा क्या है। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक घनश्याम पुरोनिया जी। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू जी हमारे साथ हैं। प्रदीप सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक कल्पना शर्मा जी हमारे साथ हैं। कल्पना शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ कथावाचक श्रद्धेय परशुराम जी, हमारे परशुराम कथावाचक जो करते हैं, रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। और धर्माचार्य आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, घनश्याम जी आपके पास आना चाहूंगा कि अब मध्य प्रदेश की सरकार दूध के उत्पादन पर बोनस प्रदान करने वाली है, बोनस देने वाली है। इसके पीछे सियासी चश्मा भी हो सकता है, धर्म की बात भी हो सकती है। क्या मुद्दा है? क्योंकि अभी तक फसलों पर बोनस दिया जाता था। मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि अब दूध के उत्पादन पर भी बोनस दिया जाएगा। क्या मंशा है और किस तरह की योजना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, जी। इनका लक्ष्य हमेशा हमेशा समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण का रहा है। और खास तौर से किसानों का सम्मान कैसे हो, कल्याण कैसे हो। जी। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। और जैसे हमारे यहाँ पर हमारे महापुरुषों ने नारा लगाया, जय जवान जय किसान। जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान का नारा लगाकर इसको आगे बढ़ाने का काम किया। जी। मैं समझता हूँ किसानों के सम्मान में, जी। और मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो जो हित इनके लिए हो सकते हैं, जो जो कल्याणकारी योजना हो सकती हैं, वो सब करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने दुग्ध उत्पादन पर बोनस देने का जो काम किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई घोषणा करती है, जन कल्याण के कार्य करती है, किसानों के कल्याण के कार्य करती है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है और इसलिए वो विरोध पर उतरती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वास्तव में मैंने कहा ना, ये देश देखिए कांग्रेस हमेशा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सनातन की बात करती है, धर्म की बात करती है, तो वो कांग्रेस उसकी तुष्टिकरण की बात करती है। चलिए, ठीक है, भाई वापस मैं आता ये हूं। नहीं कह रहा हूं, भाई मैं ये निवेदन करता हूं, देखिए गाय को केवल आप गाय मत मानो। हाँ। अरे भाई, अनादि काल में अन्न उत्पादन में गाय के जो बछड़े बैल रहते थे, उस समय खेती का प्रमुख और माध्यम हमारे बैल हुआ करते थे। उनके माध्यम से हमें अन्न पैदा होता था और अन्न के बिना मनुष्य की जीवन कल्पना नहीं की जा सकती है, प्राणी मात्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर उसका संरक्षण करते हैं
उसका संवर्धन करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो ठीक है, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होना चाहिए? ठीक है और घनश्याम जी इसलिए वापस आता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप ही के सवाल का जवाब ले लूं पहले मैं प्रदीप किसानों सिंह जी की से। कहीं ना कहीं ठीक है घनश्याम जी, घनश्याम प्रोनिया जी वापस आता हूँ आपके पास में, वापस आता हूँ। और आपने जो बात कही कि कांग्रेस यदि कोई अच्छा काम करती है, भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। क्या प्रदीप सिंह जी इस योजना से, इस घोषणा से कांग्रेस को कहीं आपत्ति है? और बात की है मोहन यादव जी ने कि हर पंचायत स्तर पर या जनपद स्तर पर जहां भी गौशाला बनाई जाएंगी सरकार पूरी मदद करेगी। मुझे याद है कि कमलनाथ की सरकार के समय भी इस तरह की घोषणा की गई थी, लेकिन गौशालाएं मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं हो पाई थी उस समय। तो वो घोषणा, ये घोषणा, और क्या दूध उत्पादन पर यदि बोनस देने की बात कही जा रही सरकार के द्वारा, तो क्या कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है? कोई आपत्ति है कांग्रेस को? देखिए सर, सूरज जी जी, आपके भी सवाल हैं और भाजपा के नेता के भी सवाल हैं। जी कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, पेट भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में घोषणा करती है। मध्य प्रदेश में गाय माता को सड़क पर मरने के लिए कौन छोड़ा है? इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के तो लोग हैं। कमलनाथ जी अपने कार्यकाल में 15 महीने के कार्यकाल में 1000 गौशालाएं बनवाए। भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार आई तो उनका काम रोका गया, गौशाला का बजट रोका गया। और जब ये बात करते हैं कि घोषणा की गई है, तो घोषणा तो भाई विधानसभा चुनाव में पहले मोदी जी ने किया था किसानों के लिए कि 2100 रुपए में धान खरीदेंगे, 2700 में गेहूं खरीदेंगे, वो गारंटी पूरी नहीं हुई। तो अमरवाड़ा के उपचुनाव के लिए इनकी घोषणाएं हैं। यदि अपनी घोषणाओं पर देखें तो जब ये बात भी हमारे आदरणीय भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार, किसानों की सरकार, मैं इनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पर कहर के रूप में काम कर रही है। दिल्ली के किसानों पर लाठियां बरसाई गई, साल भर उनको रोड पर रोका गया, मरने के लिए मजबूर किया गया। यदि मध्य प्रदेश के किसानों को दूध के उत्पादन पर बोनस मिलता है तो ये कितनी अच्छी बात होगी। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं जी। लेकिन जहां किसानों की बात है, किसानों का बजट घटाया गया, किसानों के कर्ज माफी रोकने का पाप यदि किसने हिंदुस्तान के अंदर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ 16 लाख करोड़, और किसानों का कर्जा रोका गया, किसानों का कर्जा न माफ होने पाए। एमएसपी की गारंटी देने में इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज पूरे देश का किसान चाहता है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, वो कानूनी गारंटी देने के फेवर में नहीं। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ प्रदीप सिंह जी। घनश्याम जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें और मेहमान हमारे साथ हैं। बोनस वाली बात वापस आ रहा हूँ आपके पास। पहले फसलों का एमएसपी देने की, ठीक है, आ रहा हूँ प्रदीप जी वापस आ रहा हूँ आपके पास। पूरी करे, फिर नया सिगोफा, नया जुमला। ठीक है प्रदीप जी आ रहा हूँ। घनश्याम जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। देखिए सही अभी प्रदीप जी कह रहे थे, ये कांग्रेस हमेशा हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखती है, चश्मे से देखती है, चुनाव के नजरिए देखती है। ठीक है। अरे भाई आज आप बताओ, किसानों के खाते में, प्रदीप जी, किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि आ रही कि नहीं आ रही है? प्रधानमंत्री जी एक क्लिक करते हैं और एक क्लिक के साथ में सारे के सारे देश भर के किसानों के खाते में एक साथ राशि आती है। ये जीता जाता उदाहरण है। और आपके जब उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं, 15 पैसे पहुंचते जनता जनार्दन पर। ये अपने गिरेबान में झांके कांग्रेस कि आपके नेता इस प्रकार का वक्तव्य देते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के खाते में तमाम प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। हमारे साथ हैं, हालांकि प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी वापस आऊंगा बाद में आपके पास में। अभी रमेश शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। और जो बात हो रही है कि दूध के उत्पादन पर मध्य प्रदेश की सरकार बोनस की बात कर रही है कि बोनस दिया जाएगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जहां पशुपालन को लेकर के पहले के समय में जो चीजें थी, अब वर्तमान में पशुपालन को ना तो व्यवसाय समझा जा रहा है, और पशुपालन जो बड़ा व्यवसाय के रूप में सामने आ सकता था, उसके प्रोत्साहन की दिशा में यह कदम माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का। रमेश शर्मा जी। मोटे तौर पर निश्चित रूप से इस कदम को हमको दोनों धाराओं में देखना चाहिए जी। भारतीय संस्कृति के संरक्षण का भी ये कदम है और कहीं ना कहीं स्वरोजगार का भी ये कदम है। भारतीय संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो विप्रधेनु सुर संत लीन मनु जपतार, भगवान के अवतार में गाय एक महत्वपूर्ण होती है। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के संघर्ष का कारण भी गौ माता है। कृष्ण जी के तो पूरे जीवन से गौ माता जुड़ी हुई है। भगवान परशुराम जी और सहस्त्रबाहु जी के युद्ध का कारण भी गाय है। गाय को लेकर के यद्यपि गौ संरक्षण की बात सबने की है। कांग्रेस का तो चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा रहा है बीच में। कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तो उन्होंने गौठान बनाए हुए थे, लेकिन
ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गौ हत्यारों के ऊपर इतने कठोर कदम उठाने की घोषणा की है और इसके साथ साथ गौ संवर्धन की भी योजनाएं की हैं। गौ संवर्धन की योजनाएं हर सरकार ने लागू की है। मैं समझता हूं गाय के मुद्दे को राजनीति से ऊपर कर देखा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं गाय अगर आप देखेंगे तो जिन दोनों भारत सोने की चिड़िया रहा है, अर्थव्यवस्था के केंद्र में गाय रही है, पूरी खेती गाय के आसपास होती थी। अब यदि गौ संरक्षण के लिए, पशुपालन के लिए सरकार प्राथमिकता दे रही है, भविष्य में आने वाले समय में नौकरियां किसी को मिलना नहीं है क्योंकि इंसान का काम मशीनें कर रही हैं। ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भरता के लिए हमको कहीं ना कहीं स्वरोजगार देखना होगा और उसके लिए बहुत अच्छा है पशुपालन, क्योंकि दूध की खपत और दूध की आवश्यकता ये कभी संसार में कम नहीं होगी। और गाय के दूध में जो जिस प्रकार पौष्टिक तत्व होते हैं, जीवन के संवर्धन की बात होती है, इम्यूनिटी की बात होती है, वो किसी और दूध में नहीं होती। ऐसी स्थिति में गौ संरक्षण के लिए, पशुपालन के लिए यदि सरकार प्राथमिकता दे रही है, इससे दोनों काम होंगे, संस्कृति की रक्षा भी होगी, लोग स्वरोजगार से भी जुड़ेंगे और मैं समझता हूं ये जमीन से जुड़ा हुआ कदम है। राजनीति से ऊपर उठ करके इस कदम का स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि इस कदम पर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन कल्पना शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। इस कदम पर राजनीति इसलिए हो रही है, जैसा कि अभी प्रदीप जी ने कहा कि चुनाव के समय घोषणा की गई है और चूंकि अमरवाड़ा में उपचुनाव है और उपचुनाव के समय ये घोषणा करना, इसको सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि रमेश शर्मा जी ने कहा है कि ये जहां हमारी संस्कृति की रक्षा की बात है, स्वरोजगार की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है, तो सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि टाइमिंग को लेकर के है, या बात माने कि अमरवाड़ा के उपचुनाव नहीं होते तो ये घोषणा नहीं होती क्या मध्य प्रदेश में? जब से सूरज जी मोहन यादव जी आए हैं तब से उन्होंने इस विषय में काफी काम करने की कोशिश की है, क्योंकि पहल अच्छी है। क्योंकि पहली सरकारों ने भले ही घोषणाएं करी, लेकिन कितना काम हुआ ये सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, पहले कांग्रेस की भी रही, लेकिन आज भी स्थिति वही है। आप इस समय बारिश के समय आप घर से थोड़ी सी दूर जाकर देखिए, जगह जगह आपको सिर्फ गायें बैठी दिखेंगी। उनके मालिक उन्हें सुबह निकाल देते हैं, शाम तक वो भटकती हैं। दूध के समय उनको धो लिया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। सरकार को इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सूरज जी, सबसे बड़ी बात आप ये देखिएगा कि मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की बात जरूर की गई थी, लेकिन क्या वो सैंपल, अगर सैंपल की मैं बात करूं तो 41% सैंपल फेल हुए थे दूध के लेकिन उस पर कार्रवाई कितनी हुई ये अब तक कहीं सार्वजनिक नहीं हुआ। तो हमारी सरकारें नो डाउट स्कीम्स बहुत अच्छी लेकर आती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट किस तरह से होना चाहिए, वो उसका जो एक खाका तैयार होता है, मुझे ऐसा लगता है वो महत्वपूर्ण है कि वो किस तरह से बनाया गया। सूरज जी, ये जितनी भी स्कीम्स हैं, अगर इनको स्ट्रिक्टली लागू नहीं किया गया, आप सबसे बड़ी बात कि मानक जो आप तय करते हैं उन सारे मानकों पर अगर काम नहीं होता है, आपने जरूर बात करी है कि आप उनको बेनिफिट्स देंगे तो लोग जरूर पशुपालन करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसका जैसे आपने पहले उपले लेने की बात करी थी, गवर्नमेंट ने उपले खरीद लेंगे, उसका ये हुआ कि आपने उपले जरूर, लोगों ने अपनी गायों को रखना स्टार्ट नहीं किया, आपने कहीं से गोबर इकट्ठा किया और उसके बेस पे आपने निकालना उसको बेचना शुरू किया। लेकिन जिस तरह से जिन पशुओं की रक्षा सुरक्षा ये एक बहुत बड़ा विषय होना चाहिए, उसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कुछ और पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों में डर हो, वो पशुपालन जरूर करें लेकिन अपनी गाय को सड़कों पे ना छोड़े। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें पैरामीटर तय करने होंगे। घोषणा कर दी है लेकिन घोषणा के पालन के लिए इच्छा शक्ति और सबसे बड़ी बात है कि उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए। लेकिन आचार्य राजेंद्र शास्त्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप धर्माचार्य हैं, यदि हम देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गौ की सेवा सर्वोपरि मानी गई है कि गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। क्या सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है? जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी ने बात कही थी कि जब हम सोने की चिड़िया की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो उस समय गाय सर्वोपरि थी। गाय कि गोबर की बात करें, गौमूत्र की बात करें या दूध की बात करें, और सबसे ज्यादा जैसा भी बताया गया कि सबसे ज्यादा पोषक तत्व गाय के दूध में होते हैं, तो ये सनातन धर्म की ओर बढ़ती हुई सरकार मान ली जाए इसको। गौ की सेवा से सरकार को, प्रदेश को कितना फायदा हो सकता है? शास्त्री जी, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम हम मध्य प्रदेश के सनातन धर्म प्रेमी मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देंगे कि उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कार्य को प्रारंभ किया। इस बात के लिए हम प्रसन्न हैं और मध्य प्रदेश के समस्त लोग इस बात के लिए वास्तव में आभार माने। देखिए,
गौ जो माता है, गाय एक साधारण पशु नहीं है, गौ माता है। जब इस पृथ्वी पर संकट आया तब पृथ्वी गौ माता बन के देवताओं के पास गई, और गौ माता एक साक्षात देव है, और जिसकी रक्षा का दायित्व, और चाहे दूध के माध्यम से हो, चाहे गोबर के माध्यम से हो, चाहे गौशाला के माध्यम से हो, ये मुद्दा अगर मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया है तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है, और ये चैनल भी बधाई के पात्र है। सबसे पहली बात है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म या भगवान राम का भी जन्म या किसी देवताओं का जन्म भी हुआ है तो गोस्वामी जी ने लिखा है, विप्रधेन सुर संत हित लीज मनुज अवतार जी। अगर इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर देवताओं का जन्म हुआ है तो सबसे पहले विप्रों के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए जी। एक कहीं ना कहीं श्री मोहन यादव जी के मन में गौ माता को देख करके एक करुण दृश्य उत्पन्न हुआ होगा, जो मैं कहना चाहता हूं कि दांतों तले तृण दबाकर कई बार गाय के आंखों में आंसू देखता हूं मैं, और उस आंसू से वो शब्द मुझे दिखाई देते हैं कि गौ माता रो रही है कि दांतों तले तृण दबाकर है दीन गाय कह रही, हम पशु तुम मनुज पर योग्य क्या तुमको यही, हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, और देकर कसाई को तुमने हमारा ही बद किया जी। क्या बस है भल हमारा हम दीन हैं बलहीन हैं, क्या बस है भल हमारा हम दीन हैं बलहीन हैं, मारो या पालो कुछ भी करो आज हम असहायहीन हैं। ठीक है, जब ये देखते होंगे तब गौ माता आहर्त करती होगी, रोती हुई श्राप देती होगी कि जारी रहा क्रम यहाँ यूं हमारे नाश का, तो अस्त समझो सूर्य भारत दिव्य आकाश का, ये स्वर्ण भारत भूमि बस मरघट बही बन जाएगी, मरघट बही बन जाएगी। आज भारत में जो मरघट की स्थिति बन रही है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, इसके पीछे एकमात्र कारण है कि हम प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हैं, और प्रकृति से जुड़े जो हमारे संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति की प्रतीक गौ माता है, हमारे आदरणीय शर्मा जी ने कहा जो प्रतीक गौ माता है हम उसको नहीं समझ पा रहे, उसको नहीं बचा पा रहे। अरे ध्यान कीजिए, उस भारत के प्रधानमंत्री जी सुबह इंदिरा गांधी जी हमारे पूज्य करपात्र जी महाराज जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आदेश करिए, तो करपात्र जी ने कहा कि जाओ बिजी होगी, लेकिन एक प्रार्थना है आपसे। उन्होंने आदेश नहीं दिया, प्रार्थना की जी कि भारत की संस्कृति, अगर भारत की संस्कृति जीवित होगी तो गौ माता से होगी। अगर आप चुनाव जीत जाओ तो गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दे देना, गौ माता की रक्षा कर देना। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो सबसे पहले करपत्र जी महाराज जी फिर पहुंचे, उन्होंने कहा पहचानने से इंकार कर दिया, कौन सी गौ माता। और वही करपत्र जी महाराज ने कहा कि आप नहीं मानोगे तो आंदोलन करेंगे। उनके पास शक्ति थी, सामर्थ्य था, और उन्होंने आंदोलन किया, और सरकार के पास शक्ति थी, उस आंदोलन को कुचला गया। कुचला नहीं गया कि भारत के धर्म के प्रणेता, भारत की संस्कृति की ध्वजा को लहराने वाले संतों पर, निहत्थे संतों पर गौ माता की रक्षा के बजाय गौ माता की बात करने वालों को गोली से भून डाला। ठीक है, ये संस्कृति थी हमारे हम। लेकिन मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस गौ माता को बचाने के लिए, जो गांव गांव में आज गौ माताएं कम रह गई हैं, गांव गांव में गौ माता घर में दूध की अपेक्षा नहीं रखते हैं लोग, तो घर घर में गाय माता को लोग रखेंगे। ठीक है, दूध के लिए रखेंगे। अगर गाय के दूध पर बोनस मिलेगा तो हर घर में गाय बचेगी, और गाय बचेगी तो संस्कृति बचेगी। ठीक है, गाय के अंदर 36 करोड़ देवताओं का वास है। प्रभु वापस आता हूं आपके पास में। आपने कहा कि ये स्वागत योग्य कदम हो सकता है, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ ये भी आई है सामने। प्रदीप सिंह जी, आपके पास आ रहा हूँ, कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और एक बड़ी बात भी आई है कि इच्छा शक्ति, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है, उसका अमल होगा, लेकिन विपक्ष के नाते वो उस घोषणा को पूरी तरह अमल में प्रदेश में लाया जाए, प्रदेश के किसानों को वास्तव में दुग्ध उत्पादन के लिए बोनस मिले और सही लोगों तक लाभ पहुंचे, ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन आप कैसे करेंगे? प्रदीप सिंह जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? प्रदीप सिंह जी, वापस आता हूं आपके पास में। और यही सवाल मेरा घनश्याम जी आपसे भी है। जो बात उठी है, सवाल आया है कि घोषणा तो कर दी है, लेकिन घोषणा सिर्फ कर देने से क्या वास्तव में उसका क्रियान्वयन हो जाएगा? क्योंकि इसके पहले भी और चीजें देखी गई हैं। कुछ घोषणाएं ऐसी जरूर सामने आती हैं कि हाँ वो घोषणाएं होती, अमल में आ जाती, लेकिन कुछ घोषणाएं ऐसी घोषणा हो जाती है लेकिन उसका काम जो है बहुत शनै शनै स्थिति में चलता है। तो इस घोषणा का अमल कैसे होगा? देखिए सूरज जी, मैं अभी सभी हमारे
विद्वान वक्ताओं को सुन रहा था और वास्तव में आचार्य जी ने, आदरणीय रमेश जी ने, हमारी बड़ी बहन आदरणीय कल्पना जी ने और प्रदीप जी ने भी सारी बातें रखी। मैं वास्तव में आचार्य जी के और बात से सहमत हूँ। देखिए, बात राजनीति की नहीं है। हमारे यहाँ पर जो संस्कृति और सनातन से जोड़ करके जो बातें की जाती हैं वो धर्माचार्यों ने इसलिए जोड़ा कि मनुष्य के मन में कोई ना कोई डर रहना चाहिए। और इसलिए आपने देखा कि कोरोना काल से हम लोग गुजरे और कोरोना काल में गुजरे तो जो बातें हमारे बड़े बड़े चिकित्सकों ने, बड़े बड़े विदेशों के जो है ज्ञानवान लोगों ने जब कही, वो बातें तो हमारे घर की हमारी बुजुर्ग महिलाएं कहती थी, हमारे विद्वान लोग कहते थे कि भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, जूते घर के बाहर उतारना चाहिए, गाय के गोबर से घर लीपना चाहिए। अरे हमारे यहाँ पर वृक्षों का हमको संरक्षण करना चाहिए। पीपल के अंदर, पीपल के पेड़ में कोई 33 करोड़ देवी देवता होंगे ये देखा नहीं है। लेकिन पीपल का पेड़ ये मनुष्य को जीवन देने के लिए दिन में भी ऑक्सीजन देने का काम करता है, रात में भी जीवन को उत्सर्जन करने का काम करता है और इसलिए इनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। ये हमारे विद्वानों ने हमेशा कहा है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा इनको नकारने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा इनका तिरस्कार करने का काम किया है। आज आप देखिए, हम देख रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता ने किस प्रकार से जो अपने लेटर पैड पे लिखा है कि जो धर्मदंड है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे विद्वानों ने और संसद के अंदर उसको पुनः रखा है सिंगवार को, उसको कहना हटाने का काम करें। क्यों भाई, उसके ऊपर क्या बना है? उसके ऊपर भी हिंदुस्तान की संस्कृति और संरक्षण, सनातन का संरक्षण करने वाले और हमारे नंदी का वो बना हुआ है और वो कहीं ना कहीं कृषि प्रधान देश का। लेकिन कुल मिलाकर आप कितना आश्वस्त करते हैं, आप कितने प्रतिशत आश्वस्त करते हैं कि इस घोषणा का पूरी तरह से अमल होगा? घनश्याम जी कितना आश्वस्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जो घोषणा करती है उनको पूरा करती है। कांग्रेस केवल, मैंने कहा, गाल बजाने का काम करती है। हमने कहा था देश के अंदर से 370 धारा हटाकर कश्मीर को मुख्य धारा में लाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने कहा था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, इनको छत टपकती दिख रही है, लेकिन इनको हिंदुस्तान में अयोध्या के अंदर तिरपाल में राम बैठे थे, तब तिरपाल टपकती थी, वो नहीं दिखा। इनको हिंदुस्तान में पर गोलियां चलाई जाती थी, समय की सीमा है जी, वापस आता हूं। प्रदीप जी आपके पास आना चाह रहा हूं। और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस की जो स्थिति है इसी का परिणाम है और कांग्रेस इसी कारण और गर्त में जाने वाली है। चलिए ठीक है, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस इसी कारण और गर्त में चली जाएगी, लेकिन प्रदीप सिंह जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। जैसा कि बात हुई कि घोषणा हुई है, सवाल यह भी उठे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात अभी रखें और मेरे प्रश्न का जवाब दें। जो प्रश्न मैंने आपसे पूर्व में किया था कि घोषणा का अमल हो और घोषणा अमल में आए, वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचे कि जिनके यहाँ वास्तव में दुग्ध का उत्पादन होता है, गाय के दूध का उत्पादन होता है, उन्हें बोनस मिले, सही मात्रा में मिले। कई बार देखा जाता है कि योजनाएं बनती हैं, उनका हश्र क्या होता है वो भी हमारे सामने होता है और कई बार ऐसे लोग जो अपात्र लोग होते हैं वो उसका लाभ ले लेते हैं। तो ऐसा ना हो, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की, आप कैसे निभाएंगे इस जिम्मेदारी को? पहले तो सर मैं घनश्याम जी के बात का जवाब देना उचित समझता हूँ जी। अब गर्त में इनकी भी पार्टी जाने की शुरुआत हो गई है, यूपी से हो गई है, यूपी में गर्त में पहुंच गए हैं। और वही भगवान राम ने ही इनको गर्त में पहुंचाया है, जिसके नाम से इन्होंने चंदा खाया है, भ्रष्टाचार किया है राम के नाम पर, कमीशन खाया है, उन्हीं राम ने उनको यूपी से बाहर का रास्ता दिखाया। गर्त में जाने की बात न करिए, लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, जनता के हाथ में निर्णय है। 70 साल हमारी सरकार रही, आपकी 10 साल अभी हुई है, आप इतराने लगे। लोकतंत्र में इतना अभिमान, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। जनता का निर्णय मानना चाहिए। आज जनता आपको मौका दी है, कभी हमको भी दी थी, आगे भी देगी। लेकिन जहां घोषणाओं की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में ही खोट है। घोषणा इनकी जो, देखिए, गाय कौन पालता है? गाय किसान पालता है, किसान ही खेती करता है। आज पूरे देश में किसानों की फसल कौन चौपट कर रहा है? गौवंश कर रहा है। गौवंश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने आज तक, मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सड़कों में गाय को मरने के लिए किसने छोड़ा है? कांग्रेस कब कही कि आपकी गौशाला न बनाइए, आप गायों को चारा न दीजिए, गायों का संरक्षण न कीजिए, केवल गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान में
सबसे ज्यादा गाय काटने वाले कारखाना यदि चल रहे हैं बूचड़खाने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चल रहे हैं। यूपी में अल कायदा के नाम से, अल कबीर के नाम से इनका बूचड़खाना, इनका भाजपा का नेता संगीत सोम का चल रहा है, उसको पहले प्रबंधित करें। एक तरफ गाय काटने वाले कंपनियों से मोदी जी 2.5 करोड़ का चंदा लेते, वो 52 करोड़ का चंदा लेते। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो हुआ उसमें खुलासा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा उन कंपनियों ने दिया जो गाय काट के अपना व्यापार करती है, और दूसरी तरफ गाय के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। आपका प्रश्न, आपके प्रश्न में आ रहा हूँ कि भारत में भारतीय जनता पार्टी गौवंश के लिए चिंतित है, गाय के प्रति उसकी श्रद्धा है, केवल गाय को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहती, तो गाय के संवर्धन संरक्षण के लिए जो भी कदम उठाएगी उसमें कांग्रेस उसका साथ देगी। चलिए ठीक है, कांग्रेस साथ में रहेगी यदि गाय के संवर्धन के लिए सरकार कदम उठाती है। घोषणा गारंटी मोदी जी दिए थे 2700 में गेहूं खरीदेंगे, 3100 में धान खरीदेंगे, ठीक है, घोषणाओं को पूरा करें, ठीक है, नई घोषणा लेके जी, ठीक है प्रदीप जी, वापस आता हूँ आपके पास में, वापस आता हूँ। आपने कहा कि यदि गाय संवर्धन के लिए योजना उठाई है कांग्रेस स्वागत करती है, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस सहायता करेगी और सहयोग के साथ में इस योजना में आएगी। वापस आता हूँ आपके पास में प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, वापस आता हूँ आपके पास में, वापस आता हूँ। और मेहमान हमारे साथ है रमेश शर्मा जी। बात हो रही है कि कांग्रेस भी इसमें सहयोग करेगी इस योजना में, लेकिन यहाँ बड़ी बात ये आ जा रही है कि जिस तरह से बात सामने आ रही है, क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, क्योंकि मोहन श्री कृष्ण का एक नाम है और श्री कृष्ण को गोपाल भी कहते हैं, गौओं को पालने वाले को हम गोपाल कहते हैं, तो ये माना जाए कि अब मध्य प्रदेश की धरा से पूरे विश्व के लिए या पूरे देश के लिए संदेश जाएगा कि यदि मोहन यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं तो वो गोपाल का काम करेंगे, गौओं के पालने की दिशा में काम बढ़ाएंगे। देर आयत दुरुस्त आयत, ये माना जा सकता है। ये निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक बात कही। ये निर्णय बहुत देर से आया है लेकिन बहुत अच्छा निर्णय है और इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें एक बात का जरूर सूरज जी ध्यान रखा जाना चाहिए जी। सरकार ने घोषणा कर दी लेकिन सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए सतर्कता होना चाहिए जी। ये बात सब लोग कहते हैं कि गौ माता सड़क पर है और गौ माता सड़क पर है और निश्चित रूप से जी वो बहुत दुखद अंत की तरफ जा रही है, लेकिन इसके लिए जवाबदार कौन है? इसके लिए जवाबदार वो राजनीति है जिसने चरनोई की जमीन को अलाट कर दिया। सबसे पहले तो गांव के आसपास जो खुली जमीन थी जहां गौ माताएं और दूसरे सारे पशु अपने विचरण करते थे, वहां या तो सड़क का विस्तार हो गया, वहां या तो कॉलोनियां कट गई हैं और गाँव में वो जमीन किसी को अलाट कर दी है। तो ये जो स्थिति बन गई है, इसके सुधार के लिए गौशालाओं से गौ माता का संरक्षण उतना नहीं होगा जितना खुली जमीन से होगा। जो जमीन नदियों के किनारे है जिसको आर्द्र भूमि कहते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गोठान विकसित होने चाहिए जहां गौ माता सड़क के बजाय वहां पर चली जाए। इसके अलावा घरों में वो स्थान होना चाहिए। एक समय हुआ करता था घरों में वो स्थान हुआ करते थे, मेरे घर में भी स्थान हुआ करता था, गौ माता बचती थी। आज कहीं ना कहीं बंटवारे की स्थिति देख लें या जो आधुनिक पश्चिमी जगत की नकल देख लें, मल्टी स्टोरी में गाँव को गाय माता को रहने को जगह नहीं है। ये कानून अंग्रेज बना के चले गए कि नगरों में कुत्ता पाल लीजिए जिससे 1000 बीमारियां होती है, लेकिन गाय को नहीं पाल सकते, उसके लिए लंबी। तो ये जो कहीं ना कहीं स्वत्व की ओर आपको आना होगा। ये जो दासत्व का बोध है, दासत्व के बोध से मुक्त होकर के आपको स्वत्व पर आना होगा, तब गौ माता का संरक्षण होगा, इससे स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। गौ माता न केवल उसका दूध आपको उपयोगी है, बल्कि गौ माता के मुंह से जो रेज निकलती है, उसकी आंखों से जो रेज निकलती है, वो अपने 100 फीट के दायरे में वायु प्रदूषण को ठीक करती है। जिस तरीके से पीपल के बारे में जो कहते हैं गीता के 10वें अध्याय में जो कहा गया है विभूति योग में कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, जिस प्रकार पीपल की जड़ें जल का संचय करती हैं, उसका तना वायु प्रदूषण को ठीक करता है, पत्तियां ऑक्सीजन देती हैं, ठीक उसी प्रकार गौ माता के आसपास 100 फीट के दायरे में वायु प्रदूषण ठीक होता है। तो गौ माता जितना विचरण करेगी, गांव में विचरण करेगी, नगर में विचरण करेगी, आरोग्य की स्थिति बनेगी। और इसके लिए बहुत आवश्यक है विदेशी नस्ल की गायों के बजाय देसी नस्ल की गायों को प्रधानता दी जाए और जो स्थानीय गायें हैं उनको प्रधानता की जाए। और इसमें समाज में जागृति बहुत आना जरूरी है और राजनीतिक दृष्टि से इस दृश्य को ना देखा जाए और जो पीछे हो गया वो हो गया। जो क्योंकि करपात्री
जी महाराज के इस आंदोलन में जिसका जिक्र आचार्य राजेंद्र जी ने किया है, उसमें रामचंद्र वीर जी ने 73 दिन अनशन किया था जेल के अंदर। निरंजन देव तीर्थ जेल में रहे हैं शंकराचार्य। एक बड़ा संघर्ष गाय के लिए हुआ। अब वो पीछे जो क्या चला गया है उसको छोड़ दें, भविष्य की योजनाएं बने। गताशोको न भविष्यति चिंतित, वर्तमान को हम उसको सुधार करके गौ माता का संरक्षण करें। इससे भारत स्वत्व की ओर जाएगा, आत्मनिर्भरता की ओर जाएगा, आरोग्य की स्थिति बनेगी और गांव में आत्मनिर्भरता की स्थिति बनेगी। बिल्कुल सही कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर उठाया हुआ कदम साबित हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो। लेकिन यहाँ कल्पना शर्मा जी एक बात जरूर है, जैसा कि प्रदीप सिंह जी ने भी कहा कि यदि इसका अक्षरशः पालन होता है और वास्तव में लोगों को लाभ मिलता है तो कांग्रेस भी इसमें सहयोग करेगी। लेकिन यहाँ एक बात और उठाई है कि ये इसका राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है गाय को, क्योंकि हमने देखा है महिलाएं कभी राजनीति के केंद्र में रही हैं, कभी युवा राजनीति के केंद्र में रहे हैं, कभी किसान राजनीति के केंद्र में रहे। किसान तो अभी भी राजनीति के केंद्र में है ही। हमने देखा विधानसभा चुनाव के समय की महिलाओं के लिए योजना चलाई गई तो उसका लाभ लेने का प्रयास किया। लेकिन अब क्या गाय को राजनीति के केंद्र में रख करके वोटों की राजनीति करना उचित होगा, या फिर वास्तव में ये वोटों की राजनीति के लिए नहीं है, ये एक स्वच्छ मन से और सनातन का संदेश देने के लिए, सनातन की परंपरा को निभाने के लिए की गई घोषणा है? बिल्कुल सूरज जी, ये बात सच है कि मोहन यादव जी के इस फैसले को सराहनीय एक कदम कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप ये कहेंगे कि देखिए जिस तरह से किसानों को पैसे देने की बात है, आप जानते हैं कि वो 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो इस कुछ ये हिसाब बनता है। आप समझेंगे इससे किसानों का भला नहीं होता। किसानों के अगर भला करने की आप बात करते हैं तो आप जानते हैं खाद और बीज के जो रेट है उस पर काम करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं सरकारी रेट कितना ज्यादा बढ़ गया है, जो कभी 15 किलो 10 किलो का कट्टा आता था, उसका रेट, उसका जो क्वांटिटी है वो कम कर दी गई है। कहीं ना कहीं उससे किसानों को लाभ नहीं मिलने वाला। पैदावार बढ़ाने के लिए जिस तरह से खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर रोकने की आवश्यकता है। जैविक खेती की तरफ किस तरह की किसान जाए उस पर काम करने की आवश्यकता है। लाभ व्यवसाय जो व्यापारी है उनको मिल रहा है, लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता, उसकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। किसानों की अगर हित की बात करने की बात करते हैं तो सरकार का इसमें कोई शक नहीं। मोहन यादव जी नए सीएम बने हैं, उनके दायित्व तो बहुत ज्यादा हैं। कुछ कमियां जो पुरानी सरकारों के साथ हुई है उसको लेकर नए सिरे से काम करना, छोटी छोटी बातों को लेकर के ध्यान में देकर काम करने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी समय देने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक इस समय तक जो भी फैसले आए हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए और उनका इम्प्लीमेंट किस तरह से होना चाहिए। इसमें आप और हमको सूरज जी, उसमें आपको और हमको अपनी बातें उन तक पहुंचानी पड़ेगी। क्या ऐसा ड्राफ्ट तैयार हो जिससे किसानों को, महिलाओं को, गायों को, इन सबको बेनिफिट्स मिल सके, उनको लाभ मिल सके। इन सारी चीजों को हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसको राजनीति छोड़ करके सबको एकजुट होना पड़ेगा, ताकि सड़कों पर ये जिस तरह से गायों की आज स्थिति है, जिस तरह से लोग उनको सिर्फ उनका दोहन करने के लिए अपने घर में किसान पालता है, ऐसा ना हो। उनको उनका रखरखाव पर ध्यान दिया जाए। ये सारी चीजें जब आप और हम मिलकर इस पर काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सहयोग मिलेगा और एक अच्छा काम किया जा सकता है। सही कहा आपने कि सरकार की इच्छा है, सरकार की मंशा है, लेकिन सहयोग सबका अनिवार्य है और हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। हर सामाजिक प्राणी की जिम्मेदारी है। रमेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे, कम शब्दों में अपनी बात रखें, फिर आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, इस गौ संरक्षण से किसानों को भारी लाभ होगा। गोबर से जो जैविक खाद बनती है उसकी धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, किसानों को खाद की समस्या दूर होगी। और ये जो रासायनिक खाद आ रही है, अमेरिका में लाखों एकड़ जमीन बंजर हो गई है, तो जैविक खाद से जो कृषि, जो अन्न का उत्पादन होता है वो बहुत पौष्टिक होता है। तो गौ संरक्षण से किसान सबसे ज्यादा लाभ अगर होगा तो वो किसान को होगा और धरती को होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए पूरी चर्चा पर। और गाय के दूध को, या उन्होंने कहा कि दूध के उत्पादन पर बोनस देने की जो बात है, एक तरफ यहाँ स्वरोजगार की बात हो रही है, गौ संरक्षण की बात हो रही है, गायों को पालने की संख्या बढ़ जाएगी, गौशाला की उन्होंने बात कही है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर धार्मिक दृष्टिकोण से आप प्रकाश डालना। पूरी चर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया आचार्य शास्त्री जी। देखिए, जिसका जैसा चिंतन होता है वह वैसा कार्य करता है। राम जी का एक चिंतन था और कृष्ण जी का भी एक चिंतन था। समय आने पर उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया कृष्ण जी ने। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मुझे तो राजा दिलीप की तरह दिखाई दे रहे हैं। क्या बात? जिनके मन में क्योंकि वो एक तो जिस समाज से हैं यादव जी, और यादव जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जानवरों के प्रति, गौ माताओं के प्रति, जो बैल हैं उनके प्रति अच्छे वफादार होते हैं, सेवक होते हैं।
तो कहीं ना कहीं उनके मन में अपने पूर्वजों की जो स्मरण चीजें रही होंगी उसके आधार पर वो कार्य कर रहे हैं। राजा दिलीप भी यही कार्य करते थे, इन्हीं के कुल में राजा दिलीप हुए हैं। राजा दिलीप का प्रातः काल का नियम था, अथ प्रजानाम अभिदत प्रभाते जायाति प्रीत गंधमाल्याम बनाय प्रीत प्रतिबंधस्थाम यशो धेनु धेनु मुमीच। जिस प्रकार गौ माता प्रातः काल उठती थी, राजा दिलीप भी इस प्रकार उठ जाते थे। रघुवंश महाकाव्य में कहा गया है, तस्या खुरन्यास पवित्र पांसु मपान सुलानाम दूर कीर्तनिया मार्ग मनुस्वर स्वधर्म पत्नी सुतीर्ति वार्ध स्मृति गच्छतो। यहां तक कहा गया है सपत्नी राजा दिलीप प्रातः काल उठ जाते थे, जिस प्रकार गाय उठती थी, जिस प्रकार गाय चलती थी, तस्या खुरन्यास खुर के गाय के जो खुर बनते थे उसके अनुसार राजा दिलीप चलते थे। उस कुल के जो लोग हैं, हम हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, जिस धर्म में पैदा हुए हैं माननीय मोहन यादव जी, तो वास्तव में वो यही कार्य तो करेंगे। अभी पहले उन्होंने मांस पर खुले में रोक लगाई, आज उन्होंने गौ माता पर रोक लगाई कि गौ माता की कोई अगर परेशान करेगा, गौ माता पर किसी प्रकार का अत्याचार करेगा, उसको सजा दी जाएगी। और गौ माता के जो दुग्ध पर उन्होंने बोनस दिया है, यह भारत के मध्य प्रदेश के घर घर में ये बात ये पहुंचेगी। क्यों? गौ माता का दूध इतना स्वादिष्ट होता है और इतना शरीर को पौष्टिक करने वाला ही नहीं बल्कि एक दवा के रूप में भी लेते हैं। और गौ माता के ऊपर केवल हम आपको बता दें पाठक जी, गौ माता वह शक्ति है जिसको ब्लड प्रेशर होता हो, वो गौ माता के ऊपर कम से कम 10 मिनट मात्र हाथ फेर दे, उसका ब्लड प्रेशर समाप्त हो जाता है। गौ माता वो शक्ति है, उसके दर्शन मात्र से अंदर के पाप समाप्त हो जाते हैं। और माननीय मोहन यादव जी ने वास्तव में सोचा होगा कि मध्य प्रदेश में अगर गौ माता की कृपा बनेगी तो मध्य प्रदेश के लोग सुखी होंगे और समृद्ध होंगे। और गाय का दूध हर घर में जब होगा तो जो बुद्धि है लोगों की, गौ माता की बुद्धि से बुद्धि ठीक होगी जी, क्योंकि नकली दूध बन रहा है जगह जगह जी। अब गौ माता को लोग अलग कर रहे हैं, तो हर घर में गाय पलेगी। गाय पर जब बोनस देने की बात आएगी, बोनस मिलेगा तो और उत्साहित होंगे लोग। बहुत से लोग गौ माता को मानते हैं और गाय पालते हैं और गौ माता को माता के रूप में मानते हैं, लेकिन बोनस के माध्यम से जो व्यवसायिक लोग हैं, जो माननीय शर्मा जी ने कहा स्वरोजगार के हिसाब से भी कई लोग गाय को पालेंगे, उसके माध्यम से गौ माता की कृपा भी मिलेगी और गाय के गोबर से भी जो लकड़ी बनती है उसका भी निर्माण होगा, गौ काष्ठ बनेगा। यानी कि गौ माता को स्वरोजगार की दृष्टि से भी अति उत्तम रहेगा। और गौ के मूत्र से भी अनेक सुविधाएं होती हैं जी। आपको ध्यान होगा जिस समय जापान में विस्फोट हुआ था और उस समय कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, तो भारत से गाय के गोबर की राख मंगाई गई थी और उस राख के माध्यम से ही जो विस्फोटक स्थिति जिनको रोग हो गया था, उस गाय के गोबर के राख से ही ठीक हुए थे। गौ माता में वो शक्ति है। ठीक है, वास्तव में अच्छा कार्य किया है। घर घर में बोनस मिलेगा। और जो इसका कह रहे हैं कि समर्थन, अरे समर्थन पूरे विश्व में होना चाहिए, सारे भारत होना चाहिए। सनातन धर्म की संस्कृति है गाय, इस बात का तो विरोध का सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गौ साक्षात माता है। ठीक है, आपने उत्तम कहा कि साक्षात मात्र स्वरूप है, माता है, और उन्हें हम गौ माता कहते हैं। और यदि मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने यदि इस तरह का फैसला लिया है, घोषणा की है, तो सबको स्वागत करना चाहिए, बशर्ते, क्योंकि बात यह है कि उन्होंने कहाँ और कब घोषणा की है। अमरवाड़ा के उपचुनाव के दौरान, सभा के दौरान घोषणा की है। इसका अक्षरशः पालन यदि हो जाता है तो वास्तव में केवल घोषणा नहीं, ये एक मील का ऐसा पत्थर साबित होगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, दूसरे राज्यों के लिए एक अनुकरणीय पहल बन सकता है, बशर्ते इसका अनुपालन बहुत अच्छे से हो। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। घनश्याम परोनिया जी, प्रदीप सिंह दीपू जी, कल्पना शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, आचार्य राजन शास्त्री जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा की गई घोषणा, दूध के उत्पादन पर सरकार बोनस देगी, गौशालाएं खोलने के लिए सरकार पूरी मदद करेगी, चाहे वह नगर पंचायत स्तर पर खोली जाए, जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर खोली जाए, तो सरकार पूरी मदद करेगी। गाय के दूध का कर्ज, हम कहते हैं कि माँ के दूध का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन गाय भी हमारी माता है और गाय के दूध का कर्ज चुकाने की यदि कवायद है, चुकाया तो नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश यदि कर ली जाए, 1% भी कुछ कर सकें तो बहुत बेहतर उपाय ये है। और बस देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में जिस उद्देश्य से यह घोषणा की गई है, वो उद्देश्य कब और कितना और कैसे सफल हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।